बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Dear parents and students, Assalamu alaikum. In the previous lecture, we have studied efficiency of algorithms, activity 1.9, difference between an algorithm and a flowchart, and in the end, we studied advantages and disadvantages of algorithm and flowchart. In this lecture, we will start our new topic, which is test data. This is work for day 17. वर्क फॉर डे 17 में बेटा हम आज नया टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक या दो बातें मैं आपको बता दूं। जो लास्ट लेक्चर में एक दो प्रॉब्लम्स थी। एक तो ये प्रॉब्लम थी कि आवाज़ का मसला था, क्योंकि मैंने बताया था आपको थोड़ा सा ज़ुकाम है, इस वजह से आवाज़ में थोड़ा आपको प्रॉब्लम आ रहा हो। वो इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में दूर हो जाएगा। दूसरी बात, जब मैंने आपको डू यू नो पढ़ा रहा था, वहाँ पे मैंने एक वैल्यू बोली थी, बहुत बड़ी वैल्यू थी, ठीक है। मैंने आपको वर्ड्स में भी वो बोला था। जो वैल्यू मैंने बोली थी वो स्टार्ट से थोड़ी सी मुझसे बोलने में गलती हो गई थी, वो मैं आपको ठीक बता देता हूँ। वहाँ वैल्यू लिखी हुई थी 18 मतलब 18, तो मैंने बोल दिया था 8 क्विंटिलियन, असल में वो था 18 क्विंटिलियन, ठीक है। तो ये आप देख भी रहे हैं, जो इसकी वैल्यू है वो 18 है, तो ये 18 होना चाहिए था, ठीक है। मैंने बोलने में 8 बोल दिया था, तो ये सही क्या है, 18 क्विंटिलियन, ठीक है। आगे जो वैल्यू है बिल्कुल सही थी, ठीक है। इसके साथ आप जो स्लाइड आ रही होती है नीचे वीडियो के, वहाँ भी आप देख लीजिएगा कि जब आप देख रहे होंगे वो लेक्चर, तो वो स्लाइड भी साथ साथ चल रही होगी, मतलब सेम जो वर्ड, सही वर्ड है 18, वो पूरा मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब पूरा जो वो एक फिगर थी उसको मैंने वर्ड्स में लिखा हुआ है स्लाइड की फॉर्म में, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये दो प्रॉब्लम्स थी, मैंने कहा ये आपको बता दूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो है टेस्ट डेटा। सबसे पहले बेटा हम देखते हैं कि होता क्या है टेस्ट डेटा। ये जो टॉपिक है ये बिल्कुल नया टॉपिक है, पिछले टॉपिक से रेलेवेंस इतनी कोई ख़ास नहीं है इसकी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बेटा जब हमने स्टार्ट किया था चैप्टर, हमने देखा था कि हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मुख्तलिफ स्टेप्स देखे थे हमने। उसके बाद फिर हमने फ्लो चार्ट देखा, फिर हमने एल्गोरिथम देखा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद जब ये हो गया और प्रोग्राम भी हमने चले बना लिया, वैसे प्रोग्राम बनाने ने बताया नहीं इस बुक में, लेकिन चले फर्ज कर लेते हैं हमने एल्गोरिथम के बाद प्रोग्राम भी बना लिया, ठीक है। या हम प्रोग्राम नहीं भी बनाते तो हमें टेस्ट लाजमी करना पड़ता है अपने एल्गोरिथम को भी और फ्लो चार्ट को भी, और वो किसी टेस्ट डेटा की मदद से करते हैं। वही हमने इस टॉपिक में पढ़ना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके पास काम होता है एक फ्लो चार्ट एल्गोरिथम को बनाने के बाद, वो है उसकी टेस्टिंग। कैसे करेंगे आप उसको टेस्ट? अगर आप टेस्ट नहीं करेंगे तो आप जब अप्लाई करेंगे इसको, किसी के पास लेके जाएंगे या कहीं अप्लाई करेंगे सोल्यूशन, तो अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो फिर आपके लिए मतलब सही बात नहीं, मतलब वो कहेंगे आपने प्रॉपर टेस्टिंग नहीं की, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आप हर तरह से अपने एल्गोरिथम फ्लो चार्ट को टेस्ट करेंगे, हर पॉसिबल वैल्यूज़ से, मतलब कोई सही वैल्यूज़ दें, गलत वैल्यूज़ दें। सही वैल्यूज़ पे क्या हर वैल्यू पे वो सही चल रहा है, गलत वैल्यू जानबूझ के देखें कि क्या वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब हमने यहाँ ये करना है कि हम मुख्तलिफ पढ़ेंगे इसमें चीज़ें कि कैसे आप अपने डेटा को टेस्ट कर सकते हैं, मतलब कैसे टेस्ट डेटा अप्लाई करते हैं। टाइप्स भी हम पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट डे का काम होगा। तो पहले हम देखते हैं होता है क्या ये और क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें टेस्टिंग की, ठीक है, ये एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट की टेस्टिंग की। तो हम स्टार्ट करते हैं। वी नीड टेस्ट डेटा, हमें चाहिए होता है टेस्ट डेटा। क्यों? फॉर टेस्टिंग पर्पस, मतलब टेस्टिंग करने के लिए। टेस्टिंग का आप इजी मतलब ले लें चेकिंग भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, जो आम लाइफ में आप कहते हैं। वी नीड टेस्ट डेटा फॉर टेस्टिंग पर्पस, मतलब हमें चेक करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए क्या चाहिए होता है, टेस्ट डेटा चाहिए होता है, ठीक है। एंड फॉर चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ आवर सोल्यूशन, और जो हमने सोल्यूशन निकाला है क्या वो सही भी है कि नहीं, उसके लिए भी हमें बेटा क्या चाहिए होता है, टेस्ट डेटा। अब इस प्रोसेस को कहते हैं टेस्टिंग, और जो डेटा हम अप्लाई करते हैं इस टेस्टिंग के लिए उसको कहते हैं टेस्ट डेटा। डेफिनेशन नहीं दी हुई, ना टेस्टिंग की दी हुई और ना टेस्ट डेटा की दी हुई है, ठीक है, इस बुक में, लेकिन मैं आपको वैसे ही बता दिया। सिंपल है, टेस्टिंग प्रोसेस है जिसमें हम टेस्ट डेटा को यूज़ करते हैं, और टेस्ट डेटा वो डेटा है जिससे हम टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन अभी मैं आपको बताऊंगा, वो बताया हुआ कि क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें टेस्टिंग की, वो हम थोड़ा सा आंसर यहाँ लिख लिया, बाकी मैं आपको बुक से जब पढ़ाऊंगा तब देखेंगे, ठीक है। तो यही हमने बस लाइन आपने देखनी है। ये बुक में थोड़ा सा डिफरेंट वर्डिंग में लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। मैं पूरा नहीं लिख सकता था, मैंने इसलिए थोड़ी सी अपनी वर्डिंग में लिख दिया है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। तो दोबारा देखें, वी नीड टेस्ट डेटा
फॉर टेस्टिंग पर्पस एंड फॉर चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ आवर सोल्यूशन। एक तो हमें टेस्टिंग पर्पस के लिए चाहिए होता है डाटा, और दूसरा हमें देखना होता है कि जो हमने सोल्यूशन निकाला है, चाहे वो एल्गोरिथम का हो या फ्लो चार्ट का हो, क्या वो सही भी है या नहीं। ठीक है, उसके बाद जो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको जो बुक में ये बात लिखी है वो पहले पढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो देखें पेज नंबर आपके पास 24, 1.4 टॉपिक टेस्ट डेटा। After solving a problem, we need to test whether the solution is correct or not. अब हम जब बेटा प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेते हैं तो हम देखते हैं क्या ये सोल्यूशन सही भी निकला या नहीं निकला। एंड फॉर टेस्टिंग वी नीड टेस्ट डेटा, और टेस्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, टेस्ट डेटा चाहिए होता है। अब एग्जाम्पल पहले हम यहाँ से देख लेते हैं, बुक में भी यही बताया हुआ है। एग्जाम्पल में बेटा वो कहता है कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n0, n1 एंड n2 इन एल्गोरिथम नंबर 5। बुक में उससे नहीं लिखा हुआ, मैंने खुद ये लिखा है एल्गोरिथम नंबर 5 ताकि आपको रेफरेंस मिल जाए। मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल कर देता हूँ कि एल्गोरिथम नंबर 5 में हमने देखा था कि फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स, मतलब 3 नंबर्स आपने इनपुट करने थे और उसमें जो सबसे लार्जेस्ट है या ग्रेटेस्ट है वो हमने फाइंड करना था। इसका हमने, आपको याद होगा, फ्लो चार्ट भी बनाया था और 2 फ्लो चार्ट्स बनाए थे उसकी। फिर हमने एक्टिविटी भी की थी कि कौन सा फ्लो चार्ट बेटर है। ठीक है, वो हमने क्लास में भी किया था, प्री 9th और 9th क्लास, और हमने लेक्चर में भी काफ़ी देख लिया था। ठीक है, उसके बाद हमने एल्गोरिथम भी देखा था, ये बिल्कुल हमने इसी तरह इसका एल्गोरिथम देखा। उस वक्त हमने वैल्यूज़ पुट जब की थी, वो अब याद करें क्या की थी हमने, याद करें वैल्यू हमने 1 2 3 या 4 5 6 7 8 9 इस तरह पुट की थी। हमने 0 वैल्यू नहीं पुट की, हमने कोई नेगेटिव वैल्यू पुट नहीं की। ठीक है, यहाँ पे वो कह रहा है कि हमें नेगेटिव वैल्यू या 0 वैल्यू भी पुट करनी चाहिए ताकि हम देखें कि हमारा जो एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट है क्या वो उन नेगेटिव वैल्यूज़ या 0 पे एप्लीकेबल है या नहीं है। ठीक है, एल्गोरिथम सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे वही बात है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n0, n1 एंड n2, 3 वेरिएबल्स दिए थे हमने वहाँ, इसी तरह n0, n1 और n2। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहा है हमने अब ये देखना है कि क्या नेगेटिव वैल्यूज पे वो एल्गोरिथम अप्लाई होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब बेटा अगर हम 0 वैल्यू रखेंगे तो 0 वैल्यू उसके लिहाज से वो आंसर देगा कि फर्स्ट करें एक नंबर है 1, 0 और 2, तो फिर वो आंसर हमें देगा, जाहिर है इनमें से 2 सबसे लार्जेस्ट है। लेकिन अगर हम तीनों नंबर 0 दे देंगे तब हमें कोई एरर मैसेज प्रिंट करवाना चाहिए कि यूज़र को पता चले कि आपने तीनों सेम, मतलब इक्वल वैल्यूज़ एंटर कर दिया, इक्वल नंबर्स एंटर कर दिए। ठीक है, तो ये हम पॉसिबल एरर मैसेज जब लिखेंगे ये बेटा हम करेंगे टेस्टिंग की मदद से। ठीक है, इस तरह मैं आपको 1-2 फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम थोड़े से रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे हमने एक एवरेज, प्रोडक्ट और सम का आई थिंक एल्गोरिथम में फ्लो चार्ट पढ़ा था। तो इसके लिए आप जब सम करेंगे वैल्यूज़ का तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या सम का आंसर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, क्योंकि अगर आप सम का आंसर नेगेटिव आ जाएगा तो जब डिवाइड होगा नंबर ऑफ वैल्यूज से तो आंसर जो आपका एवरेज का है वो भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। इस तरह सम अगर आपने निकाला, सम का आंसर हो सकता है नेगेटिव में, कब, जब आपको पता है जो लार्जर वैल्यू है उसका साइन हो और जो स्मॉलर वैल्यू उसके साथ प्लस का साइन हो, तो जो लार्जर वैल्यू है वो वाला साइन आ जाता है। ठीक है, जैसे आपको पता है अगर आप -2 -3 करें तो आंसर -5 आता है। ठीक है, इस तरह अगर आप -2 + 3 करें तो यहाँ पे आंसर आपका +1 आता है, जो ग्रेटर वैल्यू है उसका साइन आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखना होगा उस एल्गोरिथम में कि क्या जो यूज़र वैल्यू इनपुट कर रहा है क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसी तरह की एक एक्टिविटी आपकी, आई थिंक लास्ट जो एक्टिविटी होगी इस चैप्टर की वो यही है कि उसने यही कहा है कि आपने जितने एल्गोरिथम बनाए उसमें आप कोशिश करें एरर मैसेज भी प्रिंट करवाएं उसी एल्गोरिथम में, या कोशिश करें किस तरह सोचें कैसे एरर मैसेज आ सकता है, क्या क्या वो वैल्यू गलत यूज़र एंटर कर सकता है जिससे आपका एल्गोरिथम शायद सही वर्क ना करे। सही वर्क करवाने के लिए आपको पॉसिबल एरर मैसेजेस प्रिंट करवाने होंगे। जैसे आपको याद होगा हमने एक एक्टिविटी की थी, आई थिंक एक्टिविटी 1 मैं कंफर्म कर लेता हूँ, ये क्लास में भी की थी और मैंने यूट्यूब पे लेक्चर्स में भी आपको बताया था। 1.4 एक्टिविटी 1.4 जहाँ पे हमने जो डेज़ वाला प्रोग्राम था, डेज ऑफ वीक, उसमें हमने एक पॉसिबल एरर मैसेज प्रिंट करवाया था कि अगर डे वो 1 या 7 की हमने रेंज दी थी वैल्यूज़ की, अगर वो 0 एंटर कर दे नंबर या 8 एंटर कर दे तो क्या एरर मैसेज आना चाहिए। ये हमने देखा भी था यूट्यूब पे और मैंने आपको ये दिखा भी दिया था क्लास में भी, मतलब समझा दिया था आप दोनों क्लासों को, प्री 9th को भी और 9th क्लास को भी। ठीक है, नहीं तो आप वो लेक्चर दोबारा भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया एग्जाम्पल जो उसने दी हुई थी बुक में। अब आते हैं एक्टिविटी 1.10। ठीक है, 1.10 नहीं पढ़ना है, इसको 1.10 पढ़े क्योंकि पॉइंट के बाद वैल्यूज़ को हम सेपरेट पढ़ते हैं। ठीक है, तो 1.10 क्या है वो एक्टिविटी,
अभी तो हम बुक से पढ़ेंगे, वैसे वो बता देता हूँ। हेडिंग इसकी यही बनती है, ऑटोमेटिक अटेंडेंस सिस्टम। अब ये क्या होता है, वैसे आपको पता लग गया होगा नाम से। जो 9th वाले उनको तो मैंने ये बता भी दिया था, प्री 9th वालों के लिए नई चीज़ है और वो अभी हम देखते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक खुद ब खुद अटेंडेंस सिस्टम। अटेंडेंस हाजिरी को कहते हैं। ठीक है, अब सिस्टम बनाया हुआ है हमने, कैसे, ये अभी हम देखते हैं एक्टिविटी में। ठीक है, अब उसने उससे कुछ क्वेश्चन पूछे, कुछ हमसे पूछा आप क्या क्या इसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे इस सिस्टम में कि हर पॉसिबल वैल्यूज या हर पॉसिबल सिनेरियो में ये सही वर्क करे। तो अब देखते हैं एक्टिविटी 1.10। इससे पहले मैं आपको जो पैराग्राफ हमारा ऊपर वाला है वो कंप्लीट करवा देता हूँ। दोबारा मैं पढ़ रहा हूँ पैराग्राफ। आफ्टर solving a problem, we need to test whether the solution is correct or not, and for testing we need test data। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। For example, if you want to test the algorithm discussed earlier, ये वही earlier की बात है जो हम algorithm नंबर 5 की थी। To find the largest among 3 given numbers n0, n1 and n2, then we need 3 values। हमें 3 values चाहिए। ठीक है, these values can be पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये वैल्यूज़ पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं और जीरो भी हो सकती हैं। आपको ये भी पता है कि नेगेटिव में वैल्यू जितनी बेटा बड़ी होती है वो असल में उतनी ही छोटी होती है, और नेगेटिव में जितनी वैल्यू छोटी होती है वो असल में उतनी ही बड़ी होती है। ये मैथ की बातें आपको पता होंगी। ठीक है, लेकिन हमने सिर्फ एरर मैसेज प्रिंट करवाने, मैथ में नहीं जाना यहाँ पे। These values can be positive, negative और zero। For example, n0 is equal to 5, n1 is equal to 15, n2 is equal to 3। यहाँ पे जो उसने वैल्यूज दी है वो तीनों पॉजिटिव है। देखिए n0 की वैल्यू 5 है, n1 की वैल्यू 15 है और n2 की वैल्यू 3 है। नेक्स्ट, n0 is equal to 27, n1 is equal to -6 and n2 is equal to 35। यहाँ पे आप देख रहे हैं n0 और n2 की वैल्यू है पॉजिटिव और जो n1 है उसकी वैल्यू है नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट, n0 is equal to 24, n1 is equal to 0, n2 is equal to 11। यहाँ पे अब n2 की वैल्यू पॉजिटिव है, n1 की वैल्यू 0 है और n0 की वैल्यू 24 है। ठीक है, सो फॉर थिंकिंग अबाउट टेस्टिंग वी ऑल्सो नीड टू थिंक अबाउट टेस्ट डेटा। मतलब हमें टेस्ट डेटा के बारे में भी सोचना चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 1.10। मैं बुक से रीड कर रहा हूँ, और से आपने इसको समझना है। अगर आप समझ लेंगे तो आपको आंसर भी इसका इजीली मिल जाएगा। Assume that you are given an automatic attendance system for testing। फर्स्ट करें आपको एक ऑटोमेटिक अटेंडेंस सिस्टम दिया हुआ है टेस्टिंग के लिए, पहले से दिया हुआ किसी ने। ठीक है, कि आप उसको चेक करें, टेस्ट करें। इन दिस सिस्टम, वो बता रहे होता है क्या सिस्टम है। इन दिस सिस्टम अ कैमरा ऑब्जर्व्स ईच स्टूडेंट एंटरिंग इन द क्लासरूम। अच्छा, होता क्या है इसमें बेटा कि हर क्लासरूम में, स्कूल की बात हो रही है, हर क्लासरूम में एक कैमरा है जो ऑब्जर्व करता है जो स्टूडेंट आ रहा है क्लासरूम में। ठीक है, द कैमरा इज कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर विच कंटेन्स द डेटाबेस ऑफ पिक्चर्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। और कैमरा किससे कनेक्ट है? कंप्यूटर से। और ये जो कंप्यूटर है इसमें बेटा तमाम स्टूडेंट्स की पिक्चर्स स्टोर्ड है उसकी डेटाबेस में। डेटाबेस आप ये कह सकते हैं जिसको आप स्टोर रूम कह लें या जिसको आप स्टॉक कहते हैं आम जुबान में। ठीक है, मतलब फर्ज करें आप एक स्टोर में जाते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर में, वहाँ पे आपको पता है चीज़ों का स्टॉक होता है, पहले से चीज़ें मौजूद होती हैं, उन्हें लिखा होता है कि हमारे पास इतनी चीज़ें हैं, पहले से कंप्यूटर में सब एंट्री हुई होती है। जब एक चीज़ सेल होती है तो उसमें से माइनस हो जाता है और उनको पता लग जाता है हमारे पास अब इतनी चीज़ें रह गई हैं। ठीक है, ये ज़रा डेली लाइफ की चीज़ें, मैं थोड़ी सी आपको हिंट दे दूँ इससे। तो यहाँ डेटाबेस का मतलब ये समझ लें, रिकॉर्ड आप यहाँ समझ लें। डेटाबेस वैसे पूरा एक सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस का, वो आगे जाके आप लोग पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल इसको आप समझ लें रिकॉर्ड हमने रखा हुआ है कहीं इसका। ठीक है, तो हमने अपनी जो पिक्चर्स हैं मतलब स्टूडेंट्स की, वो हमने पहले से अपने पास रिकॉर्ड करके कंप्यूटर में सेव की हुई है। ठीक है, रिकॉर्ड का मतलब हमने पिक्चर उनकी लेके स्कैन करके अपने कंप्यूटर में सेव की हुई है। ठीक है, नेक्स्ट, the camera is connected to a computer which contains the database of pictures of all the students। The solution compares each student with the pictures in database। अब क्या करता है ये जो सोल्यूशन है, मतलब इसकी बात हो रही है सिस्टम की, क्या करता है, हमने सोल्यूशन क्या बनाया हुआ है कि हम चेक करते हैं हर स्टूडेंट की पिक्चर को डेटाबेस से। ठीक है, कंपेयर करते हैं। एंड मार्क्स द अटेंडेंस इफ पिक्चर इज फाउंड देयर। अगर वो पिक्चर मिल जाए तो इसका मतलब है वो अटेंडेंस मार्क हो जाती है। ये बेटा मैनुअल नहीं, ऑटोमेटिक है। मतलब हम तो मैनुअल लगाते हैं ना क्लास में, ज़्यादातर मैनुअल लगती है कि हम आपके रोल नंबर पूछते हैं और आपको फिर हम क्रॉस करते हैं या टिक कर देते हैं जो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो एब्सेंट होते हैं उनको हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। समझ आ गई? तो ये हम यहाँ पे काम सारा ऑटोमेटिक हो रहा है, कंप्यूटर सारा काम कर रहा है, किसकी मदद से? कैमरे की मदद से। ठीक है, नेक्स्ट, अब हमसे क्या वो कह रहे हैं, यू आर आस्क्ड टू प्रोवाइड टेस्ट डेटा फॉर द सिस्टम।
अब आपने क्या करना है, इस सिस्टम के लिए टेस्ट डेटा प्रोवाइड करना है कि क्या क्या ऐसी चीज़ें आप करें कि आप इस सिस्टम को चेक या टेस्ट कर सकते हैं। राइट योर पॉइंट्स इन अ वे दैट कैन हेल्प द सोल्यूशन प्रोवाइडर टू चेक एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ द सोल्यूशन। वो कह रहे हैं आप पॉइंट्स में लिखें कि क्या क्या चीज़ आप उस सोल्यूशन प्रोवाइडर को, मतलब जिससे वो सोल्यूशन देना है आप उसको देंगे, आप एक पॉइंट्स में लिख लें, एक पेज पे एक पॉइंट्स में लिख लें, ठीक है। और इससे क्या होगा, क्वालिटी भी इंप्रूव होगी। वैसे हमारा लास्ट होगा इस डे का जो पॉइंट मैंने आपको पढ़ाना है कि क्या होता है, पढ़ा रहे तो पहले ही टेस्टिंग इम्प्रूव्स क्वालिटी, कि टेस्टिंग से क्या होता है आप क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। ये हम अभी आगे जाके दोबारा देखेंगे। यू कैन थिंक अबाउट डिफरेंट ड्रेसेस इन डिफरेंट वेदर। अब वो थोड़ी सी हमें हिंट भी दे रहा है आप क्या क्या सोच सकते हैं। वो कहता है आप ये सोचें, यू कैन थिंक अबाउट डिफरेंट ड्रेसेस इन डिफरेंट वेदर्स। आपको पता है मुख्तलिफ मौसमों में मुख्तलिफ लिबास पहनते हैं। सर्दियों में डिफरेंट यूनिफॉर्म होता है और गर्मियों में डिफरेंट होता है, ठीक है। अब कह रहा है आप इस बारे में सोचें जरा। आइडेंटिकल ट्विंस, अब जो ट्विंस होते हैं आपको पता है जो ट्विंस होते हैं उनकी जो शक्लें बहुत आपस में मिलती हैं, ठीक है। तो ये भी एक बात आप ध्यान में रखें, ठीक है, क्योंकि हम कैमरे की बात करें, याद रखिएगा आइडेंटिकल ट्विंस में जब शक्लें मिलती हैं तो कैमरा को मुश्किल हो सकती है रिकग्नाइज करने में, ठीक है। अब मैं आपको सारी बातें आगे बताता हूँ। डिफरेंट हेयर कट्स और एनी अदर पॉइंट्स, मतलब हेयर कट्स भी बेटा डिफरेंट होते हैं हर एक बच्चे के, ठीक है। या अगर ट्विंस हैं तो उनके शायद हेयर कट्स भी एक जैसे ही हों, ठीक है, हो सकता है ये। नेक्स्ट, और एनी अदर पॉइंट्स वेयर वन कैन लुक डिफरेंट इन फ्रंट ऑफ कैमरा, और वो पॉइंट्स जो कैमरे के सामने डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं उसको। अब देखना, मैंने आपको 9th क्लास के लिए बता दिया था, प्री 9th वालों के लिए थोड़ा सा नया है ये, उनको हम देख लेते हैं, दोबारा देखते हैं और 9th क्लास वालों की रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। कुछ पॉइंट्स वहाँ हमारे अगर रह गए हो तो मैं आज यहाँ बता दूंगा आपको। अभी भी बेटा कुछ पॉइंट्स यहाँ पे रह जाएंगे क्योंकि बहुत वास्ट ये आपके पास सिस्टम है, ठीक है, बहुत सी इसमें पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो सबसे पहले जो उसने बात की उसको देखते हैं। वो कहता है यू कैन थिंक अबाउट डिफरेंट ड्रेसेस इन डिफरेंट वेदर्स। इसकी बात देखें। अब आपको पता है यूनिफॉर्म डिफरेंट होता है गर्मियों का और सर्दियों का। अब फर्ज करें आपने जो तस्वीर डेटाबेस में सेव की हुई है, पिक्चर जो सेव की हुई है वो गर्मियों की यूनिफॉर्म की है, जिसमें स्वेटर आपको पता नहीं होगा, ठीक है, शर्ट होगी सिर्फ और टाई भी नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपने फर्ज करें वो सेव कर लिया और आपने उस कहा हुआ कंप्यूटर को कि जो उसका ड्रेस है उसके लिहाज से वो क्या करे, कंपेयर करे कि क्या वो बच्चा प्रेजेंट है या एब्सेंट है। अब फर्ज करें मौसम चेंज हो गया, सर्दियाँ आ गई हैं, उसने स्वेटर पहन लिया और टाई पहन ली है। अब पिक्चर जो सेव है वो है गर्मियों के लिहाज से, गर्मियों की यूनिफॉर्म के लिहाज से, तो यहाँ पे प्रॉब्लम होगी बेटा आपके सिस्टम को। तो यहाँ पे इसका मतलब है ये सही हमारे पास प्रोसीजर या ये सही हमारे पास कोई मेजरमेंट या कोई स्टैंडर्ड नहीं है जिससे हम क्या करें ये देख लें कि बच्चे की ड्रेस है वो क्या सेम है या डिफरेंट है। तो यहाँ पे ये फेल हो गया फिलहाल हमारे लिए, ठीक है। नेक्स्ट उसने कहा था आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस में बेटा यहाँ पे बिल्कुल सही बात है कि अगर ट्विंस की जो आपकी शक्लें आपको पता है मिलती जुलती हैं, ठीक है, और कुछ की तो बहुत ज़्यादा मिलती है कि हम देख के भी नहीं पहचान सकते, ठीक है। मतलब साथ भी खड़े हो तो बहुत मुश्किल हो जाती है कि इसका, हालांकि नाम तो डिफरेंट होता है लेकिन शक्लें बहुत आपस में मिलती हैं। तो ये फिर मुश्किल हो सकती है बेटा कैमरे को, क्योंकि कैमरे ने बिल्कुल पास से तो नहीं करना आइडेंटिफाई, से थोड़ा दूर से करना है। कैमरा तो क्लास में पहले से लगा हुआ होगा, हमने कैमरा हाथ में तो नहीं पकड़ना, तो इसलिए बेटा ये प्रॉब्लम हो सकती है कैमरे को ट्विंस के लिहाज से, ठीक है। अब हम इसका सोल्यूशन भी अभी निकालते हैं। आगे कहता है डिफरेंट हेयर कट्स। मैंने आपको बता दिया हेयर कट्स बेटा अगर दो ट्विंस हैं तो उनके तो हेयर कट्स भी एक जैसे हो सकते हैं। तो फिर एक और बात कि एक बच्चे का जब उसने तस्वीर खिंचवाई थी तो बाल उसके थोड़े से बड़े थे, ठीक है, और जब बाद में आया वो कुछ दिन बाद जाहिर है बाल उसने कटवा लिए। फिर ये ऑपोजिट समझ लें, पहले बाल छोटे थे जब तस्वीर ली थी और फिर बाल बड़े हो गए। आपको पता है बाल बड़े और छोटे होने से भी शक्ल पे फ़र्क पड़ता है, ठीक है। एक और बात आपको बता देता हूँ कि जो बेटा ग्रोइंग एज होती है, ग्रोइंग एज में आपको पता है आपकी जो शक्ल है वो चेंज होती है, ठीक है। एक ख़ास एज में जाके शक्ल सेम हो जाती है, लेकिन ग्रोइंग एज में जो एज होती है जब से आप बर्थ होती है आपकी तब से लेके आई थिंक 10 to 12 ईयर्स तक आपकी, या बल्कि 18 तक आप कह सकते हैं, मतलब आपके फेस में मुख्तलिफ चेंजेस आते हैं, आपकी शक्ल चेंज होती है, ठीक है। जाहिर है जो आप बचपन में शक्ल थी उससे थोड़ी सी चेंज हो जाती है, एग्जैक्ट वो नहीं होती, चेंजेस होती हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर एक बच्चे की हमने एक साल में पूरी वो एक तस्वीर रखी है और अगले साल थोड़ी सी उसकी शक्ल शायद चेंज हो जाए, थोड़ी सी चेंज हो जाए, तो शायद वो कैमरा रिकॉग्नाइज ना कर सके, ठीक है। तो इसका मतलब जो फेस वाली बात है वो तो हम नहीं से अप्लाई कर सकते हैं, जो ड्रेसेस वाली बात है वो भी नहीं, ट्विंस में हमें प्रॉब्लम हो सकती है, और जो हमने एक बात की थी हेयर कट्स, वहाँ भी प्रॉब्लम आ सकता है हमें, ठीक है। सोल्यूशन निकालते हैं इसका। एक तो बेटा आप कर सकते हैं फिंगरप्रिंट से,
किससे? फिंगरप्रिंट। यहाँ लेकिन यहाँ भी एक प्रॉब्लम होगा, पहले जो प्रॉब्लम नहीं है उसका वो देख लेते हैं। फिंगरप्रिंट से आपको पता बेटा हर किसी के डिफरेंट होते हैं, ठीक है। आपको पता होगा जो नादरा का सिस्टम है वो भी फिंगरप्रिंट्स पे चलता है, जो सिम नहीं निकलवाते हैं वो भी किससे निकलवाते हैं? फिंगरप्रिंट से निकलती है, क्योंकि वो आइडेंटिकल नहीं होते, वो यूनिक होते हैं। वो क्या होते हैं? यूनिक, बिल्कुल डिफरेंट होते हैं हर एक के, ठीक है। आपके मतलब पेरेंट्स और आपके भी डिफरेंट होंगे, दो भाइयों के, बहन भाइयों के भी डिफरेंट होंगे, ठीक है। और एक राइट थंब और लेफ्ट थंब इसके भी डिफरेंट होता है, फिंगर्स के डिफरेंट होते हैं। तो ये एक सोल्यूशन है हमारे पास कि हम फिंगरप्रिंट यूज़ कर लें, ठीक है। मतलब हम बायोमेट्रिक अटेंडेंस जिसको आप कहते हैं वो अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ जो प्रॉब्लम आ सकती है वही आ सकती है बेटा कि जो बायोमेट्रिक है वो भी अगर आपके हाथ में पसीना आ गया है, ठीक है, कुछ लोगों को पसीना बहुत आता है, ठीक है, तो ये जब हाथ में पसीना आएगा तो फिर शायद वो रिकॉग्नाइज ना कर सके मशीन, ठीक है। दूसरी बात, हाथ गीले हो आपके, फर्ज करें, तो तब भी ये रिकॉग्नाइज नहीं करती। या और भी बहुत सी प्रॉब्लम, कोई हाथ में लग गया कट आपके, तो शायद वो फिंगरप्रिंट थोड़ा सा ख़राब हो गया हो, रिमूव हो गया हो, या थोड़ा सा मसला आ गया उसमें, हो सकता है ये। तो ये इसकी मैंने एडवांटेज भी बता दिए इसके और डिसएडवांटेज दोनों बता दिए। एक और चीज़ हम सोच सकते हैं सोल्यूशन, वो है हमारा बेटा रेटिना। रेटिना आपको पता है आई के अंदर जो होता है, अब बायो में आप लोगों ने शायद पढ़ा हो या साइंस में आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा हो। रेटिना स्कैन आप बेटा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये रेटिना स्कैन ज़रा महंगा होता है, ठीक है, ये ज़रा कॉस्टली पड़ जाएगा एक स्कूल के लिए, लेकिन ये एक सोल्यूशन है, ठीक है, कि आप रेटिना स्कैन यूज़ कर लें। रेटिना स्कैन में क्या होगा कि आपकी जो आई है उससे को वो स्कैन करेगा और फिर उसके मुताबिक वो आपकी अटेंडेंस को मार्क करेगा। यहाँ पे आई में भी आपको पता है हर किसी का आई का कलर सेम नहीं होता है, ठीक है, तो ये भी आप एक सिस्टम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और भी ऐसे बहुत से सोल्यूशन है। इसके अलावा फेस रिकग्निशन भी होती है, ठीक है। फेस में प्रॉब्लम वही आएगी कि फेस चेंज होता रहता है, मैंने आपको बताया था। एक होता है हार्ट बीट स्कैन। हार्ट बीट स्कैन वो बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा, वो तो बहुत ही एडवांस लेवल हो जाता है, ठीक है। हार्ट बीट कैसे हर एक बच्चे के बाप मेजर करना शुरू कर देंगे, और स्कूल के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कॉस्टली होता है। सबसे जो मेरा ख्याल है जो सबसे अच्छा मेथड है वो स्कूल के लिहाज से वो बायोमेट्रिक ही है, ठीक है। वो फिर आपको देखना पड़ेगा किसी के अगर पसीना है तो उसके हाथ सही साफ़ करवाएं, मतलब पसीना थोड़ा खुश्क हो जाए या पसीने को साफ़ करके उसके बाद फिर आप उसकी लगवाएं अटेंडेंस। ये आप सोच सकते हैं सोल्यूशन, ठीक है। तो हमने काफ़ी चीज़ें मैंने बोल दी, आप इनको पॉइंट्स में लिख लीजिएगा, ठीक है। एक हमने रेटिना स्कैन देखा है, एक हार्ट बीट स्कैन देखा है, इसके अलावा एक बायोमेट्रिक देखे हमने, और इसके अलावा फेशियल रिकग्निशन भी है। लेकिन ये सब की एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है, कोई परफेक्ट सोल्यूशन नहीं होता, ये आपको पता ही है। हर किसी चीज़ में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन जिसमें सबसे कम प्रॉब्लम हो और जो सबसे ज़्यादा देर के लिए यूज़ हो सकता हो हम उस पर जाएंगे हमेशा, ठीक हो गया। तो ये बेटा आपकी एक्टिविटी 1.10 कंप्लीट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्टिंग। अब क्या इंपॉर्टेंस है बेटा टेस्टिंग की, क्या अहमियत है इसकी, देखते हैं। पहला पॉइंट है पॉइंट आउट डिफेक्ट्स एंड एरर्स। इससे क्या होता है बेटा, हमारे जो एरर्स और डिफेक्ट्स हैं, मतलब जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उस एल्गोरिथम में, फ्लो चार्ट में, वो पॉइंट आउट हो जाती है, उनकी निशानदही हो जाती है, ठीक है। अभी निशानदही भी कह सकते हैं उर्दू में, मतलब हमें पता लग जाता है कि कहाँ पे डिफेक्ट्स या एरर्स है हमारे प्रॉब्लम के सोल्यूशन में, ठीक है। नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट और एग्जाम्पल ऑफ टेस्टिंग ऑफ अ कार। अब बेटा ये दो एग्जाम्पल्स आपकी बुक में उसने दी हुई है, पहले मैं यहाँ से थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर बुक से भी पढ़ लेंगे, ठीक है। पहली एग्जाम्पल है फाइनेंस मैनेजमेंट। फाइनेंस मैनेजमेंट में उसने एग्जाम्पल दी हुई है बेटा एक बैंक की, ठीक है। अब यहाँ पे आप गौर से ज़रा बात सुने, आपने दो एग्जाम्पल्स को लेके चलना, दोनों में आपको एक चीज़ नजर आएगी कि दोनों जब आप अप्लाई करेंगे इन चीज़ों को, इसके सोल्यूशन को, तो आपके लिए टेस्टिंग कितनी ज़रूरी है। अब हम देखते हैं इसको। बैंक में बेटा वो कहता है कि आप, क्योंकि बैंक ने कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ होना होता है, कमर्शियल का मतलब उन्हें बाहर भी, मतलब लोगों से मार्केटिंग भी करनी होती है, ट्रेड भी करनी होती है बैंक के थ्रू, मतलब अगर आपका अकाउंट है उसके अंदर फिर आपने पैसों का लेन देन होता है, ठीक है, डेबिट क्रेडिट वगैरह, वो सब चीज़ें आपने देखनी होती है। तो अगर आपने सोल्यूशन एक बनाया है बैंक के लिए, ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, अगर उसको आपने प्रॉपर तरीके से टेस्ट नहीं किया, ठीक है, तो क्या होगा, इसके बेटा बहुत से प्रॉब्लम हो सकते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम लिखा हुआ है फाइनेंशियल लॉस, मतलब फाइनेंशियल लॉस हो सकता है आपको भी या बैंक को भी, दोनों को ही हो सकता है, ठीक, क्योंकि आपने बनाया अगर सोल्यूशन, तो अगर आप भी वही सिस्टम यूज़ कर रहे हैं अपने लिए भी, तो आपको भी लॉस, या फिर दूसरे लोग भी यूज़ कर रहे हैं उनके लिए भी लॉस, बैंक यूज़ कर रहे हैं उनके लिए भी लॉस। तो इसलिए वो कह रहा है कि जब आप बैंक के लिए या उस कंपनी के लिए आप बनाए सिस्टम जिसने कमर्शियली यूज़ करना है उसको, ठीक है, मतलब मार्केटिंग करनी है उसकी, उसके अलावा उसने दूसरे लोगों के लिए पे यूज़ करना है इसको, और बीच में फाइनेंशियल चीज़ें भी आ जाएंगी, मतलब पैसों का लेन देन भी है इसमें, ठीक है। तो इसलिए आपको बड़े ध्यान से इनका जो सोल्यूशन है उसकी टेस्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, नहीं तो क्या होगा, लॉस होगा आपको, ठीक है। इसकी जो और बातें हम बुक से अभी पढ़ लेंगे, बहुत सी चीज़ें बेटा इसमें आप सोच सकते हैं इस पूरे फाइनेंस मैनेजमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ टेस्टिंग ऑफ अ कार। ये थोड़ा आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा।
अब जब कार को बेटा बनाया जाता है तो उसकी टेस्टिंग की जाती है। आप वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब पे कि कैसे कार को बना के आप टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो दो चीज़ें उसने यहाँ लिखी हैं वो कहता है रोबोट और एयर बैग्स। ये दोनों आपने नाम सुने होंगे, एयर बैग्स तो आपने सुना होगा, ठीक है, रोबोट भी आपको पता है। अब होता क्या है, जब एक कार बनती है तो रोबोट क्या करता है, रोबोट के जरिए उस जो कार है उसको वॉल पे हिट करवाते हैं। मतलब वो जो कार है उसको देखने के लिए कि कितनी ये स्ट्रांग है, मतलब उसका जो आउटर पार्ट है एक्सटीरियर है वो कितना स्ट्रांग बना हुआ है या कितनी उसमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है हमें। तो हम क्या करते हैं, रोबोट से कहते हैं कि वो कार को हिट करे वॉल पे, ठीक है। तो अगर उसको बिल्कुल सही उनके मुताबिक सोल्यूशन दे रहा है, मतलब ज़्यादा ख़राब नहीं हो रहा एक्सटीरियर, तो इसका मतलब है ठीक है। अगर ज़्यादा ख़राब हो गया एक्सटीरियर तो फिर वो दोबारा उसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट करेंगे अपने सोल्यूशन में। तो ये कैसे पता चला उनको, टेस्टिंग करके। किसके ज़रिए, रोबोट के ज़रिए। नेक्स्ट, एयरबैग्स। एयरबैग्स आपने सुना होगा कि बेटा जब एयरबैग्स हम अचानक ब्रेक लगाते हैं, बहुत स्पीड में हो गाड़ी आपकी और अचानक आप ब्रेक लगाएं तो एयर बैग्स खुलते हैं, मतलब वो आपकी प्रोटेक्शन करते हैं ताकि आपको कोई मेजर इंजरी ना हो, ठीक है। खासतौर पे सर और आपके जो फ्रंट एरिया है आपका, चेस्ट वगैरह और शोल्डर्स, पूरे को वो तकरीबन कवर कर लेते हैं। जितना ड्राइवर सीट पे आप बैठे हुए ड्राइवर या पैसेंजर सीट पे, तो वो एरिया कवर करने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, बैग आगे आ जाते हैं और आपका जो हेड है और जो आपको पूरा पॉस्चर है, मतलब फ्रंट जो आपका चीज़ है वो आगे स्टीयरिंग की तरफ नहीं पुश करती, ठीक है। तो इस तरह बेटा आप उसी जगह पे रहते हैं, एयर बैग्स आपकी हिफाजत कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है टेस्ट करना, ठीक है। एयर बैग्स फेलियर की वजह से बेटा काफ़ी एक्सीडेंट्स हो जाती हैं, ठीक है। तो ये बातें हम सारी पढ़ते हैं बुक से। लास्ट पॉइंट मैंने आपको पहले भी बता दिया था, दोबारा देख लें। ये टेस्टिंग में पूरा हमने अब डे में काम किया है, क्यों ज़रूरत पड़ गई बेटा हमें इसकी। इससे होता क्या है, हमारी क्वालिटी इंप्रूव होती है। तो टेस्टिंग इम्प्रूव क्वालिटी, के टेस्टिंग से क्या होता है, आपकी क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है, ठीक है। बल्कि होती है, हो सकती नहीं, होती है, ठीक है, हमेशा होती है, ठीक है। कुछ ना कुछ आप नया सोचते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हम बुक से यही बात पढ़ते हैं, पेज नंबर 25, इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्टिंग। टेस्टिंग इज एसेंशियल टू पॉइंट आउट द डिफेक्ट्स एंड एरर्स मेड ड्यूरिंग फाइंडिंग अ सोल्यूशन टू सम प्रॉब्लम। मतलब ये बहुत हेल्पफुल होते हैं आपके लिए पॉइंट आउट करने के लिए डिफेक्ट्स और एरर जब आप सोल्यूशन निकाल रहे होते हैं। एसेंशियल का मतलब होता है अहम, इंपॉर्टेंट। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग अ सोल्यूशन। इससे क्या होता है, हम सोल्यूशन को इम्प्रूव करने में हमें मदद होती है, मतलब इससे हम सोल्यूशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। इफ वन सॉल्व्स अ प्रॉब्लम एंड समवन एल्स यूजेस दैट सोल्यूशन फॉर कमर्शियल पर्पसेस, वही बात कि फर्ज करें इफ समवन एल्स, किसी ने एक सोल्यूशन बनाया और किसी और ने उस सोल्यूशन को यूज़ करना है, किसके लिए, कमर्शियल पर्पसेस के लिए। कमर्शियल का आप वैसे मतलब ट्रेड या तिजारती मकासद लिख सकते हैं, तिजारती मकासद, कमर्शियल पर्पसेस। देन द कमर्शियल एक्टिविटीज डिपेंड अपॉन द करेक्टनेस ऑफ दैट सोल्यूशन। अब जो सारी एक्टिविटीज होंगी उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की मदद से या उस पर्टिकुलर सोल्यूशन की मदद से, वो सारी उस सोल्यूशन पे डिपेंड कर रही होंगी, उसकी टेस्टिंग पे डिपेंड कर रही होंगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी डेवलप अ सोल्यूशन फॉर फाइनेंस मैनेजमेंट, मतलब वो कहता है कि आपने एक सोल्यूशन बनाया है फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए, एंड सम बैंक स्टार्ट्स यूजिंग इट, और कोई बैंक यूज कर रहा है उसको, ठीक है। देन एनी एरर इन दैट सोल्यूशन मे रिजल्ट इन अ फाइनेंशियल लॉस, और कोई भी अगर इसमें फॉल्ट या एरर आ गया तो फिर क्या होगा बेटा, फाइनेंशियल लॉस होगा, ठीक है। ये बहुत बड़ा नुकसान है। नेक्स्ट, सो टेस्टिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर अ सोल्यूशन, और बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्टिंग को करना सोल्यूशन के लिए, ठीक है। इसके बाद है डू यू नो, ये मैं आपको लास्ट में पढ़ाऊंगा, पहले हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये डू यू नो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अ कार इज डिलीवर्ड टू अ कस्टमर आफ्टर टेस्टिंग, कार हमेशा टेस्टिंग के बाद ही कस्टमर को डिलीवर की जाती है, ठीक है। अपॉन लॉन्चिंग अ न्यू कार, जब न्यू कार को हम लॉन्च करते हैं, इट इज यूजुअली टेस्टेड विद अ रोबोट ड्राइवर। हम क्या करते हैं, रोबोट ड्राइवर से उसको टेस्ट करते हैं। हु हिट्स द कार विद द वॉल, जो क्या करता है रोबोट, जो रोबोट ड्राइवर होता है वो क्या करता है, कार को वॉल पे हिट करता है, ठीक है। इट इज यूज्ड टू टेस्ट वेदर द एयर बैग्स एंड अदर सिक्योरिटी सिस्टम्स आर फंक्शनिंग और नॉट। वो चेक करता है क्या एयर बैग्स और जो सिक्योरिटी सिस्टम्स है उस कार के, वो मैंने नहीं लिखा था लेकिन आपको पता है ये तो बहुत ज़रूरी है। लॉक सिस्टम आपका सिक्योरिटी सिस्टम है, और भी मॉडर्न कार्स में बहुत से सिक्योरिटी सिस्टम आ चुके हैं, तो ये भी टेस्ट हो जाते हैं उस वक्त, ठीक है। तो कहते हैं इट इज़ यूज्ड टू टेस्ट वेदर द एयर बैग्स एंड अदर सिक्योरिटी सिस्टम्स आर फंक्शनिंग और नॉट, क्या वो काम भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मोरओवर इट ऑल्सो अलाउज द कार डिजाइनर्स टू सजेस्ट फर्दर सिक्योरिटी मेजर्स टू रिड्यूस द डैमेज। अच्छा, वो ये भी कह रहे हैं इससे क्या होता है, हमें कुछ इंप्रूवमेंट्स करने में हेल्प होती है कि और कोई सिक्योरिटी हमारा कोई बग रह गया, मतलब कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम हमारी रह गई, ग्लिच रह गया, तो हम इजीली उसको सॉल्व कर लें, ठीक है। हमें कोई नई चीज़ें भी पता लगती है इससे, ताकि कार डैमेज ना हो। दिस टेस्ट कैन हेल्प
टू मेक अ कार सेफ, मतलब इससे क्या होता है, हमारी गाड़ी महफूज हो जाती है, ठीक है। सो टेस्टिंग हेल्प्स टू इम्प्रूव क्वालिटी, सिंपल बात कि आपकी जो चीज़ की क्वालिटी है, जो मेयार है, वो क्या होता है, थोड़ा सा इंप्रूव हो जाता है टेस्टिंग की वजह से, ठीक है। अब बेटा लास्ट में बस डे को कंप्लीट करते हैं, फिर शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। डू यू नो पढ़ा देता हूँ आपको। द स्पेस शटल, स्पेस शटल आपको पता है खलाई जहाज को कहते हैं। चैलेंजर STS 51L, ये नाम था उसका, चैलेंजर STS-51L स्पेस फ्लाइट एंडेड इन अ ट्रेजेडी। अब क्या हुआ, एक ट्रेजेडी हुई बेटा, कैसे? ऑन जनवरी 28, 1986, 28 जनवरी 1986 को बेटा क्या हुआ, एक ट्रेजेडी हो गई। किसके साथ? स्पेस शटल के साथ एक ट्रेजेडी हुई। क्या हुआ ऐसा, देखते हैं। ओनली 73 सेकेंड्स आफ्टर लिफ्ट ऑफ, मतलब 73 सेकंड्स के बाद ट्रेजेडी होगी। ट्रेजेडी यही हुई होगी बेटा कि वो मतलब तबाह हो गई होगी, डिस्ट्रॉय हो गई होगी, या कोई ना कोई प्रॉब्लम आई होगी, प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हुई होगी इसकी, और ये मतलब उसी वक्त ही तबाह हो गई होगी, यही हुआ होगा। आप वैसे इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, इसके बारे में नाम लिखेंगे तो पता लग जाएगा कि क्या हुआ था स्पेस शटल के साथ। सबसे जो आपके पास इंपॉर्टेंट है वो यही हुआ होगा, जाहिर है वो डिस्ट्रॉय हो गई होगी। क्यों हो गई होगी डिस्ट्रॉय? प्रॉपर टेस्टिंग शायद बेटा इसकी ना हुई हो, इसलिए ये ज़्यादा चांस यही है कि प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हुई होगी, इस वजह से बेटा ये स्पेस शटल डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है। उसके बाद देखें, जो इंपॉर्टेंट बात है वो 73 सेकेंड्स, मतलब 1 मिनट और 13 सेकंड, 1 मिनट 13 सेकंड्स के अंदर ही क्या हुआ, डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है। मतलब इतना पैसा लगाया उन्होंने, इतना कुछ देखा होगा, बड़ा कुछ इससे रिसोर्सेज यूज हुए होंगे इसके, लेकिन टेस्टिंग शायद प्रॉपर नहीं की होगी, तो ये 73 सेकंड्स के बाद ही डिस्ट्रॉय हो गई या ट्रेजेडी हो गई इसके साथ, ठीक है। ये भी बेटा हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया। अब आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस पे। पेज नंबर 14 है शॉर्ट क्वेश्चंस का 9th क्लास के लिए। प्री 9th वाले आप लोग वैसे ही राइट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्टिंग? ये बेटा आपने पेज नंबर 25 फर्स्ट 2 लाइन्स, इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग अ सोल्यूशन, यहाँ तक लिखना है, और उसके बाद लास्ट लाइन जो उसने लिखी हुई है इस टॉपिक की, टेस्टिंग हेल्प्स टू इंप्रूव क्वालिटी, ये लाइन लिखनी है, ठीक है। तो मैं पढ़ रहा हूँ एक बार आंसर। टेस्टिंग इज एसेंशियल टू पॉइंट आउट द डिफेक्ट्स एंड एरर्स मेड ड्यूरिंग finding a solution to some problem. It helps in improving a solution. It also helps to improve the quality. ठीक है, तो बेटा एक ही क्वेश्चन है जो हमारे इस पूरे डे में हमने कवर किया, ठीक है। बाकी क्वेश्चन है वो नेक्स्ट डे में इंशाल्लाह करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वर्क फॉर डे 17 का काम कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट वर्क फॉर डे 18। वर्क फॉर डे 18 में हमने स्टडी करना है टाइप्स ऑफ टेस्ट डेटा। जो हमने टेस्ट डेटा पढ़ा था लास्ट डे में, अब हम उसकी टाइप्स देखेंगे, कितनी तरह की टाइप्स होती हैं, ठीक है। उससे पहले 2 लाइनें उसने बुक में लिखी हैं, वही मैंने एग्जैक्ट यहाँ पे लिख दी हैं ताकि आपको वो पहले समझा सकूँ। क्रिएशन ऑफ प्रॉपर एंड सफिशेंट टेस्ट डेटा, कि हमें प्रॉपर और सफिशेंट टेस्ट डेटा क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। क्यों ज़रूरी है ये आगे लिखा हुआ है उसने। इज़ वन ऑफ द की एक्टिविटीज़, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट की फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है टू इम्प्रूव क्वालिटी, क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। लास्ट डे हमने पढ़ा था कि टेस्टिंग से क्या होता है, आपकी क्वालिटी सोल्यूशन की इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है। तो दोबारा देखें, क्रिएशन ऑफ प्रॉपर एंड सफिशिएंट टेस्ट डेटा, मतलब आपने क्या करना है, क्रिएट करना है टेस्ट डेटा, और सफिशिएंट का मतलब काफ़ी, मतलब इतना हो कि आप उसको मल्टीपल टाइम्स चेक कर सकें, ठीक है। क्रिएशन ऑफ प्रॉपर एंड सफिशिएंट टेस्ट डेटा इज़ वन ऑफ द की एक्टिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है क्रिएट करना सफिशिएंट और प्रॉपर टेस्ट डेटा टू इम्प्रूव क्वालिटी, क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ऑफ सोल्यूशन, ये मैंने आपको पहले बता दिया। ईच टाइप ऑफ सोल्यूशन रिक्वायर्स डिफरेंट डेटा, मतलब हर टाइप ऑफ सोल्यूशन के लिए डिफरेंट डेटा आपको चाहिए होता है। मतलब अगर आपका एक सोल्यूशन है तो वो कोई एक टाइप ऑफ डेटा पे नहीं होना चाहिए, मतलब हर सोल्यूशन का अपना होता है बेटा टेस्ट डेटा। यही हम देखते हैं कौन कौन सी टाइप्स हैं उसकी, ठीक है। एक जो टेस्ट डेटा शायद वो दूसरे एल्गोरिथम पे, दूसरे फ्लोचार्ट पे वर्क ना करे, तो इसलिए यही बात कर रहा है, ईच टाइप ऑफ सोल्यूशन रिक्वायर्स डिफरेंट डेटा, मतलब डिफरेंट डेटा चाहिए होता है हर सोल्यूशन को, ठीक है, हर टाइप ऑफ सोल्यूशन को। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ टेस्ट डेटा हम स्टार्ट करते हैं। टोटल 5 टाइप्स बेटा उसने यहाँ बताई हुई हैं, एक एक करके देखते हैं। कुछ आपने पहले से आपको पता होंगी, बस वो रिवीजन है आपकी, क्योंकि हम वो बहुत बार एल्गोरिथम फ्लोचार्ट में देख चुके हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहली टाइप है हमारे पास वैलिड टेस्ट डेटा। वैलिड टेस्ट डेटा का मतलब क्या है कि बेटा आपको नाम से पता लग रहा है कि आपने वैलिड वैल्यूज़ लेनी है इसमें, ठीक है। बुक से हम बाद में पढ़ेंगे, थोड़ी सी एग्जांपल्स करने की कोशिश करते हैं जो हमने देखी थी अपने एल्गोरिथम्स और फ्लोचार्ट्स में। तो यहाँ पे वो कहता है वैलिड वैल्यूज़। अब बेटा हमने अभी लास्ट डे में देखा था
कि वैलिड वैल्यूज हमारी क्या थी, लास्ट जो हमने एल्गोरिथम नंबर 5 की रेफरेंस लिया था वहाँ पे, कि हम चाहते हैं कि अनइक्वल नंबर जो वहाँ पे, जब हम 3 नंबर्स एंटर करें लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए, तो तीनों अनइक्वल नंबर जो, तो वो हमारे वैलिड वैल्यूज क्या होंगी कि हमें हमेशा अनइक्वल नंबर्स एंटर करवाने हैं यूजर से, ठीक है। हाँ, वो 0 हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, लेकिन तीनों 0 नहीं हो सकते। मैंने आपको बताया था तीनों 0 नहीं हो सकते, या तीनों इक्वल नहीं हो सकते। ये जरूरी नहीं है कि तीनों 0 ही इक्वल हो। अगर आपने 1 और 1 एंटर कर दिया तो ये भी तो तीनों इक्वल है ना। तो आपने हमेशा देखना है कि इक्वल नंबर कभी भी यूजर एंटर ना करे। तो हमारे पास उस एल्गोरिथम के लिए वैलिड वैल्यूज क्या होंगी कि हम चाहते हैं हमेशा अनइक्वल नंबर्स एंटर हो। थोड़ी और एग्जांपल देते हैं आसान, कि फर्स्ट करें एक हमने एल्गोरिथम बनाया बेटा, उसमें हम चाहते हैं सिर्फ यूज़र 1 से लेके 100 तक वैल्यूज़ को एंटर करें, बस इसके आगे या इसके पीछे, मतलब 1 से पीछे 0 एंटर ना करें और 100 से आगे 101 ये एंटर ना करें। तो ये हमारी वैलिड वैल्यूज़ है। तो हमारी वैलिड वैल्यूज़ क्या बनी फिलहाल इस एग्जाम्पल्स के लिए, फ्रॉम 1 to 100। मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, बुक में भी शायद 100 की 1000 की एग्जांपल है, वो हम अभी देख लेंगे, ठीक है। कोई भी आप एग्जांपल सोच सकते हैं इसके बारे में, ये नहीं कि जो बुक में वही देखें या जो मैंने कहा है, आप कोई भी सोच सकते हैं। जो आपने इतने एल्गोरिथम पढ़े हैं इस चैप्टर में, फ्लो चार्ट पढ़े हैं, हर एक फ्लो चार्ट एल्गोरिथम में आप देखें क्या उनकी वैलिड वैल्यूज है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड टाइप है इनवैलिड टेस्ट डेटा। इनवैलिड टेस्ट डेटा, अब ये इसका ऑपोजिट है। क्या होती है इसमें इनवैलिड वैल्यूज। अब क्या मतलब है इनवैलिड वैल्यूज का, सिंपल जो वैलिड नहीं है, सिंपल मतलब है ना इनवैलिड, जो उस रेंज से बाहर है। मतलब अभी मैंने आपको जो एग्जांपल दी उसमें इनवैलिड क्या है, 0 और 101 क्या है बेटा, इनवैलिड है। या 0 से जो पीछे सारे नंबर्स हैं, अगर नेगेटिव नंबर्स हम समझें वो भी इनवैलिड है। पॉजिटिव नंबर्स 101 से इन्फिनिटी तक वो भी बेटा इनवैलिड हो जाएंगे इसमें, ठीक है। यहाँ पे 0 से नेगेटिव इन्फिनिटी तक सारे इनवैलिड हो सकते हैं। तो ये बेटा है इनवैलिड टेस्ट डेटा की एग्जांपल, ठीक है। बुक में उसने और भी एग्जांपल दी है, वो हम बुक से उस वक्त देख लेंगे। सिंपल आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि इनवैलिड वैल्यूज़ क्या होती हैं और वैलिड वैल्यूज़ क्या होती हैं। वैलिड जो हमारी रेंज में होती है, जो उस एल्गोरिथम पे अप्लाई होंगी और आंसर सही आएगा। इनवैलिड वैल्यूज़ वो वैल्यूज़ जो उस एल्गोरिथम पे अप्लाई नहीं होंगी जब हम पुट करेंगे उन वैल्यूज़ को, ठीक है। अच्छा, ये तो इनवैलिड वैल्यूज़ हो गई, लेकिन यूजर को तो नहीं पता ना कि इनवैलिड वैल्यूज़ क्या है, ये तो हमें पता है। तो हमें क्या डिस्प्ले करवाना चाहिए, एक अप्रोप्रिएट एरर मैसेज, जो हमने एक्टिविटी 1.4 मैंने आपको बताया था, हमने प्रिंट करवाया था, ठीक है। जो डे वाला आपका एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट था, ठीक है। फ्लो चार्ट था, एल्गोरिथम हमने उसका नहीं पढ़ा। फ्लो चार्ट हमने देखा था जब डेज ऑफ वीक की हम बात कर रहे थे, हमने अप्रोप्रिएट एरर मैसेज प्रिंट करवाया था स्क्रीन पे। क्यों? क्योंकि वो इनवैलिड वैल्यूज वहां दी जा रही थी, ठीक है। 0 और 8 ये मैंने आपको बताया था, उस वक्त क्लास में भी बताया, आप दोबारा लेक्चर्स देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा फर्स्ट 2 टाइप्स होगी। ऐसा करते हैं पहले हम यहाँ तक बुक से बढ़ते हैं, फिर हम आगे जाएंगे नेक्स्ट 3 टाइप्स पे, ठीक है। तो पहले मैं बुक से आपको इतना पढ़ा रहा हूँ जितना मैंने अभी आपको बोर्ड पे समझाया। पेज नंबर 25, टाइप्स ऑफ टेस्ट डेटा। क्रिएशन ऑफ प्रॉपर एंड सफिशिएंट टेस्ट डेटा इज वन ऑफ द की एक्टिविटीज टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ अ सोल्यूशन। ये मैंने आपको अभी सारा बताया, लिख के भी समझा दिया था कि कैसे ये इम्प्रूव करता है आपकी क्वालिटी को, ठीक है। की फैक्टर है क्रिएट करना क्या, प्रॉपर और सफिशिएंट टेस्ट डेटा। ईच टाइप ऑफ सोल्यूशन रिक्वायर्स डिफरेंट डेटा। ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया, अभी आपको और भी पता लगेगा। आपने देखा होगा इन 2 टाइप्स में हर एक के लिए हमें डिफरेंट जो आपके पास सोल्यूशन है डिफरेंट डेटा देना पड़ा, ठीक है। तो इसलिए अब देखते हैं इसको। टाइप्स ऑफ टेस्ट डेटा इंक्लूड नंबर 1 valid test data. It is the test data that complies with the input requirements of the algorithm. Complies बिल्कुल इसके accordance हो। Complies का मतलब आप लिख सकते हैं accordance या according भी लिख सकते हैं, इसको आप according to कहते हैं। तो in accordance भी आप इसको कह सकते हैं complies को, ठीक है। मतलब वो उसके साथ मुताबिकत रखता हो जो आपका डेटा है आपके एल्गोरिथम से, ठीक है। It is the test data that complies with the input requirements of the algorithm. जो input की requirements है उससे comply करे या complement करे, आप इसको भी कह सकते हैं। If an algorithm is supposed to take a numeric value between 1 and 100 as input, ये मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर एल्गोरिथम आपका 1 से 100 तक वैलिड वैल्यूज हैं उसकी, मतलब वो इनपुट ले रहा है, तो ये इसकी क्या है, वो वैलिड वैल्यूज, ठीक है। If an algorithm is supposed to take a numeric value between 1 and 100 as input, then any value between 1 and 100 is a valid test data। मतलब कोई भी वैल्यू 1 से 100 के दरमियान क्या होगी, वैलिड वैल्यूज या वैलिड टेस्ट डेटा होगा, और इसके बाहर जो होंगी वो क्या होंगी, इनवैलिड वैल्यूज या उसको कहेंगे इनवैलिड टेस्ट डेटा, ठीक है। यही उसने एग्जांपल बुक में दी हुई है, ठीक हो गया। नेक्स्ट
Invalid test data. It is the data that does not comply with the input requirements of the algorithm. Simple इसका opposite, जो comply नहीं करता, does not comply, वो क्या होता है? Invalid test data. It is necessary to make sure that the solution correctly works for invalid values. अच्छा, ये बहुत ज़रूरी है, वो कह रहा है कि आपने देखना है कि जो solution है आपका वो invalid values पे भी work सही करे। अब इसका मतलब क्या है कि इनवैलिड पे क्यों वर्क करवाना है बेटा? हमें यूजर को बताना है कि तुम गलत वैल्यूज एंटर कर रहे हो, तो इसलिए वो कह रहा है बहुत ज़रूरी है काम करना। और वो कैसे होगा? उसने बताया हुआ है एरर मैसेज को डिस्प्ले करवा के। इट इज़ नेसेसरी टू मेक श्योर दैट द सोल्यूशन करेक्टली वर्क्स फॉर इनवैलिड वैल्यूज, शोज द रेलिवेंट मैसेजेस। रेलिवेंट मैसेज मतलब प्रॉपर रेलिवेंट एरर मैसेजेस भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है? इसका मतलब ये है रेलिवेंट मैसेजेस। नोटिफाइंग द यूजर दैट द प्रोवाइडेड इनपुट वैल्यूज आर इम्प्रॉपर, मतलब वो नोटिफाई करे यूजर को, बताए कि तुमने जो वैल्यूज एंटर किए हैं वो क्या है? इम्प्रॉपर है या इनवैलिड है। ठीक हो गया? नेक्स्ट बेटा जो थर्ड टाइप है वो पहले बोर्ड से देखते हैं, फिर हम बुक से भी पढ़ लेंगे, ठीक है? क्या है बेटा वो टाइप? बाउंड्री टेस्ट डेटा वैल्यूज। ये आपके लिए नई चीज होगी, ठीक है? बाउंड्री टेस्ट डेटा वैल्यूज। अब सबसे पहले हम आते हैं बाउंड्री पे। बाउंड्री का मतलब क्या आप कहते हैं? अगर आपने मैच देखे तो बाउंड्री क्या होती है मैच में कि एक पूरा जो ग्राउंड है उसकी बाउंड्री हम उसको कहते हैं जहां से आगे, फर्ज करें हमने कहा है 4 और 6 की हम बाउंड्री बनाते हैं ताकि इस पॉइंट से आगे जाए बॉल तो वो 4 होगा या 6 होगा। तो हमने एक हद बनाई हुई है, लिमिट बनाई हुई है, ठीक है? तो आप बाउंड्री को लिमिट कह सकते हैं, ठीक है? बाउंड्री टेस्ट डेटा वैल्यूज मतलब आपकी जो वैल्यूज हैं वो उस पर्टिकुलर बाउंड्री से बाहर नहीं जानी चाहिए। ठीक हो गया? अब यहाँ पे वो बात कर रहा है एक्सट्रीम वैल्यूज की। एक्सट्रीम वैल्यूज क्या होती हैं? जो मैक्सिमम वैल्यूज को आप एक्सट्रीम वैल्यूज भी कह सकते हैं। मतलब एक स्टार्टिंग रेंज होती है और एक एंडिंग रेंज होती है, एक स्टार्टिंग वैल्यू होती है और एक एंडिंग वैल्यू होती है। ठीक है? अब हम इसकी एग्जांपल उसने दी हुई है बुक में, आई थिंक प्रिंसिपल अमाउंट की, जो हमने देखा था इंटरेस्ट वाला, एक हमने एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट देखा था कि हमने प्लेन इंटरेस्ट निकालना है। तो वहाँ पे वो कहते हैं जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना वो जीरो होनी चाहिए और ना वो बहुत बड़ी होनी चाहिए। ठीक है? मतलब अगर वो हो गई जीरो तो जीरो पे तो सब कुछ ही आपको पता है, फॉर्मूले में कहीं जीरो आ जाए और वो कहीं मल्टीप्लाई हो जाए तो वो पूरी स्टेटमेंट को या पूरे आंसर को क्या कर देता है? पूरे एक्सप्रेशन को जीरो कर देता है। और अगर बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी वो भी हमारे लिए काउंट करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है? जीरो और वेरी लार्ज वैल्यू, मतलब आपको देखना पड़ेगा उस एल्गोरिथम में कि जीरो तो कहीं आंसर नहीं आ रहा, जीरो से तो सब कुछ ही जीरो हो जाएगा और बहुत बड़ी वैल्यू तो नहीं आ रही, तो इसके लिए हमें कोई लिमिट करना पड़ेगा उस डेटा को। अब हम बुक से पढ़ते हैं इसी एग्जाम्पल को, प्रिंसिपल अमाउंट वाले को, ताकि आपको और समझ आए। बाउंड्री टेस्ट डेटा वैल्यूज, अ सोल्यूशन इज टेस्टेड ऑन एक्सट्रीम वैल्यूज। अच्छा, हम इसको एक्सट्रीम वैल्यूज पे टेस्ट करते हैं। जाहिर है हम टेस्ट करेंगे तो हमें पता लगेगा कि जीरो पे तो आंसर जीरो आ जाएगा, और एक्सट्रीम वैल्यूज अगर बहुत बड़ी दे देंगे, मतलब एक बड़ी वैल्यू बहुत बड़ी दे देंगे अगर हम कोई, तो फिर हमारा आंसर बहुत बड़ा आ जाएगा। ठीक है? तो यही वो कह रहे हैं, ये चेक करते हैं हमेशा एक्सट्रीम वैल्यूज पे। फॉर एग्जाम्पल, टू कैलकुलेट इंटरेस्ट वी कैन कंसिडर प्रिंसिपल अमाउंट एज जीरो और वेरी ह्यूज अमाउंट या वेरी लार्ज अमाउंट। अब देखें यहाँ पे वो कह रहा है अगर आपने चेक करना है जो इंटरेस्ट आपने प्लेन इंटरेस्ट निकालना था, तो आप क्या करें? प्रिंसिपल अमाउंट को या रख लें जीरो या रख लें बहुत बड़ी वैल्यू। ठीक है? इससे पता लग जाएगा कि हमारा क्या एल्गोरिथम वो सही बना है या नहीं बना। तो यहाँ पे वो कहता है बाउंड्री टेस्ट डेटा वैल्यूज, मतलब आप एक्सट्रीम वैल्यूज पे चेक करें। ठीक है? अब एक्सट्रीम का मतलब एक एक्सट्रीम है आपकी बहुत बड़ी वैल्यू और एक एक्सट्रीम है बिल्कुल ही छोटी वैल्यू। ठीक है? मतलब वो तकरीबन जीरो के बराबर है और जीरो ही असल में वो कह रहा है। ठीक है? एक जीरो है और एक बहुत बड़ी वैल्यू है, तो ये दो एक्सट्रीम्स हैं। ठीक है? दोनों बहुत दूर है एक दूसरे से, तो इसलिए वो कहता है बाउंड्री टेस्ट डेटा। आपको पता है बाउंड्री जहां वो पिच होती है उसकी कितनी दूर होती है? एक एक्सट्रीम पे होती है और फिर जो दूसरी साइड पे होती है वो दूसरी एक्सट्रीम पे होती है। ठीक है? अगर आप लेफ्ट राइट और फ्रंट और बैक की बात करें या टॉप डाउन की बात करें, उस लिहाज से मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है? तो इसलिए वो कह रहा है बाउंड्री टेस्ट डेटा वैल्यूज। आप अपनी जो वैल्यूज है वो आपके जो एल्गोरिथम है आप उसको बाउंड्री टेस्ट डेटा वैल्यूज या एक्सट्रीम वैल्यूज पे चेक करें। ठीक है? नेक्स्ट नंबर 4, रॉन्ग डेटा फॉर्मेट्स। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है न्यूमेरिक स्लैश स्ट्रिंग। न्यूमेरिक तो आपको पता है बेटा नंबर्स होते हैं 1 2 3, स्ट्रिंग होते हैं अल्फ़ाबेट, स्ट्रिंग होते हैं आपके अल्फ़ाबेट। अब इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ, बड़ी आसान एग्जाम्पल है। फर्ज करें बेटा आपने अपना नाम लिखना, आप कंप्यूटर पे कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं या आप नॉर्मल, हम कंप्यूटर की इसलिए बात करें क्योंकि हम आम लाइफ में कंप्यूटर तो हम फॉर्म तो फिर आम लाइफ में भी करते हैं पेन से, लेकिन हम कंप्यूटर की बात करें, हमने कंप्यूटर को देखना है क्योंकि कंप्यूटर को समझाना है हमें ये चीज़ें कि अगर वो नेम में कोई नंबर
लिख रहा है या एंटर कर रहा है, ठीक है, मतलब आपने लिखना नेम है उस जगह, उस टेक्स्ट बॉक्स में। अब टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है थोड़ा सा बता देता हूँ। टेक्स्ट बॉक्स जिसमें आप टेक्स्ट लिखते हैं सिंपल, फर्ज करें यहाँ पे उसने कहा था एंटर नेम, ठीक है, तो यहाँ पे आपने फर्ज करें एंटर करना शुरू कर दिया 1 2 3, ठीक है, तो यहाँ पे उसको तो कोई एरर मैसेज देना चाहिए। हालांकि आपको पता है जो यूज़र नेम है आपका ईमेल एड्रेस में, यूज़र नेम आपका हो सकता है कि आपका नाम हो आगे 1 2 3 हो, लेकिन फर्ज करें उसने अलाउ नहीं करवाना आपने कि नेम में कभी भी ना आए आपके पास नंबर्स ना आए, सिर्फ अल्फ़ाबेट आए। तो यहाँ पे बेटा ये अप्लाई होगा रॉन्ग डेटा फॉर्मेट, कि डेटा का फॉर्मेट आपने क्या रखना था यहाँ अल्फ़ाबेट। फर्ज करें हम कोई भी नाम लिख देते हैं अली, ठीक है, यहाँ पे हमने नाम लिखा है अली, बिल्कुल सही, अल्फ़ाबेट लिखने थे, लेकिन अगर किसी ने इसकी बजाय कोई और लिख दिया 1 2 3 लिख दिया, तो ये क्या है रॉन्ग डेटा फॉर्मेट। फॉर्मेट ये न्यूमेरिक नहीं है बल्कि यहाँ पे स्ट्रिंग होना चाहिए। अच्छा अब ज़रा डिफरेंट चीज़ पे आ जाते हैं। फर्ज करें प्राइस आपने किसी चीज़ की लिखनी है, तो प्राइस आपको पता है नंबर्स में होती है, ठीक है, फर्ज करें 1000 मिसाल दे रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर कोई यूज़र 1000 की बजाय कुछ भी लिख दे ABC लिख दे, तो ये भी क्या है बेटा रॉन्ग डेटा फॉर्मेट है। आपको बताना पड़ेगा यूज़र को कि आप हमेशा यहाँ पे नंबर एंटर करेंगे और नेम में हमेशा अल्फ़ाबेट एंटर करेंगे। अल्फ़ाबेट जब एंटर करते हैं प्रोग्रामिंग में उनको आप स्ट्रिंग कहते हैं, वो स्ट्रिंग के अंदर लिखे जाते हैं, ये आप आगे जाके नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो यही बात करें न्यूमेरिक और स्ट्रिंग की, इसको भी पहले बुक से देख लेते हैं। Wrong data formats. It is wise to check how the system reacts on entering data in an inappropriate format. Inappropriate का मतलब गैर मुनासिब या नामुनासिब, ठीक है, तो वो कह रहा है आप बड़ी अच्छी बात है कि आप चेक करें, वाइज आप मतलब अच्छा करेंगे, आप ये देखें कि क्या आपका जो एल्गोरिथम है क्या वो इनअप्रोप्रिएट जो आप डेटा फॉर्मेट लिख रहे हैं उस पर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम बुक से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल गिविंग अल्फ़ाबेट एज इनपुट व्हेन अ न्यूमेरिक वैल्यू इज एक्सपेक्टेड, मतलब जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि न्यूमेरिक वैल्यू आपने दे दी है, फर्स्ट करें यहाँ पे न्यूमेरिक देनी थी आपने, लेकिन आपने क्या दे दिया इधर अल्फ़ाबेट दे दिया, तो ये क्या है ये रॉन्ग डेटा फॉर्मेट है। यहाँ पे हमें क्या देना है हमेशा कोई ना कोई नंबर देना है, ठीक हो गया, समझ आ गई बेटा। ये हमने कंप्लीट कर लिया, लास्ट हमारी रह गई है, ये बिल्कुल डिफरेंट है एब्सेंट डेटा। एब्सेंट का मतलब क्या होता है, सिंपल आपको पता होगा, एब्सेंट आप कोई क्लास में होता है आपके, आप क्या कहते हैं वो एब्सेंट है, वो आया नहीं आज, मतलब गैर हाजिर है। अब गैर हाजिर जो डेटा है या एब्सेंट डेटा है वो क्या होता है, उसकी एग्जांपल उसने दी हुई है एक ड्राइविंग लाइसेंस नंबर की। अब ये कैसी एग्जांपल है, इसको मैं आपको थोड़ा सा वैसे बता देता हूँ बेटा, बड़ा आसान चीज़ है। फर्ज करें आप एक फॉर्म फिल कर रहे हैं, ठीक है, आप एक फॉर्म फिल कर रहे हैं और आपका अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना। ड्राइविंग लाइसेंस नंबर होता है, आपको पता होगा जिसके बने हुए हैं, वालिद या वालदा की या बहन भाइयों किसी के बने हुए हैं तो आपको पता होगा ड्राइविंग लाइसेंस नंबर होता है, और ये मिलता है तब जब आपका शनाख्ती कार्ड बनता है और वो 18 साल की उम्र के बाद बनता है, ठीक है। तो इस तरह अगर कोई बच्चा फॉर्म फिल कर रहा है और उसकी 18 साल की उम्र कम है, मतलब एज कम है, तो वहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस नंबर नहीं होना चाहिए। अगर है भी उस फॉर्म पे, तो अगर यूज़र नहीं लिख रहा वो नंबर, जाहिर है वो नहीं लिखेगा, उसका नहीं बना भी ड्राइविंग लाइसेंस, तो ये है वो बेटा एब्सेंट डेटा, कि मतलब उस वक्त जब आप वो लिख रहे हो ड्राइविंग लाइसेंस, जब आप वो एंटर नहीं ना करें और वो सेव के बटन में क्लिक करें या वो उस फॉर्म को सबमिट करना चाहे तो एरर कोई ना दे, ठीक है, मतलब उसको पता लग जाए कि उसकी एज कितनी है, एज उसकी है अगर 18 से कम है, तो ये अगर वो इनपुट फील्ड ड्राइविंग लाइसेंस नंबर में नहीं भी लिखेगा तब भी आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको कंप्यूटर को बताना पड़ेगा, इसका मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ, 9th को भी मैंने इसी तरह क्लास में दी थी। फर्ज करें बेटा आपका एक फॉर्म है, मैं आपको छोटा सा फॉर्म बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। फिलहाल मैं 2 ही चीज़ें उसमें लिखूँगा, सबसे आखिर में चले सबसे पहले लिख लेते हैं एज, ठीक है। एज में मैंने यहाँ लिखा है एज के आगे मैंने बॉक्स बना दिया, अभी हम एंटर करेंगे एज, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ लिखा है ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, ठीक है, और आखिर में यहां लिख रहा हूं मैं सेव या सबमिट जिसको आप कहते हैं, मैं सबमिट लिख देता हूं। सबमिट मतलब आपने फॉर्म है कंप्यूटर पे, आपने इसको सबमिट करना है, फिल करना है, ठीक है। ये छोटा सा यहाँ सबमिट का बटन है, ठीक है, अपनी एग्जैक्ट डायग्राम नहीं बन रही, समझ लें बस, ठीक है। अब एज फर्ज करें उसने लिखी है 14, ठीक है, और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर का भी इस तरह एक बना होगा जिसके अंदर आप नंबर लिखेंगे अपना।
अगर बेटा एज 14 उसने पहले लिख दिया है तो कंप्यूटर को पता होना चाहिए, यहाँ पे हम इफ कंडीशन लगा सकते हैं जो आपने एल्गोरिथम में फ्लो चार्ट में पढ़ी थी, कि अगर उसकी एज 18 से कम हो, 18 से कम हो, तो फिर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर वो एम्प्टी भी छोड़ दे तो फॉर्म क्या कर दे, सबमिट कर दे। ठीक है, अगर एज लिख दे वो 18 या 18 भी लिख दे तब भी होना चाहिए, अगर 18 लिख दे तब लाजमी है उसके लिए कि वो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर अपना एंटर करे। ठीक हो गया। अब ये हमने क्या किया, एब्सेंट डेटा के लिए अपनी लॉजिक बनाई है कि कभी कभी आपके फॉर्म में ऐसा भी डेटा होता है जो एब्सेंट होता है, जो उस पर्टिकुलर बंदे के लिए नहीं होता, अभी उसका है ही नहीं फर्ज करें, तो इसलिए बेटा उसने बहुत अच्छी एग्जांपल दी है ये ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, क्योंकि जो 18 साल से कम है उनका तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना होता, तो इसलिए उस पर्टिकुलर फॉर्म के लिए कंप्यूटर को हम बताएंगे कि एज से कंपेयर करो कि अगर एज 18 से कम है तो अगर वो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर वाली फील्ड या टेक्स्ट बॉक्स इनपुट जो फील्ड है वो एम्प्टी भी छोड़ है तो कोई बात नहीं, फॉर्म को सबमिट करवा दो। लेकिन अगर 18 उसकी एज 18 है या उससे ज़्यादा है तो फिर वो लाजमी एंटर करे अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, फिर फॉर्म सबमिट हो। तो ये हम इफ़ लगाएंगे सिंपल, इफ़ एज इज़ लेस देन 18 देन सबमिट द फॉर्म विदाउट चेकिंग ड्राइविंग लाइसेंस नंबर। मैंने वैसे ही आपको इजीली बताया, आसान मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में, कंप्यूटर में ज़रा इसको थोड़ा ध्यान से लिखना पड़ता है सिंटेक्स के लिहाज से। ठीक है, मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में भी बताया। जो हम कंप्यूटर को बताएंगे कि चेक करो अगर एज 18 से कम है तो विदाउट एंटरिंग ड्राइविंग लाइसेंस नंबर फॉर्म को सबमिट कर दे। ठीक है, अगर एज 18 या उससे ज़्यादा है तो फिर लाजमी ड्राइविंग लाइसेंस नंबर पहले इनपुट होगा, पहले एंटर होगा, फिर फॉर्म सबमिट होगा। ठीक हो गया, ये बेटा है एब्सेंट डेटा। इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू इन्वेस्टिगेट दैट द सोल्यूशन वर्क्स इफ लेस नंबर ऑफ इनपुट्स आर गिवन देन एक्सपेक्टेड। देखिए बेटा वो कह रहे हैं लेस नंबर ऑफ इनपुट्स आर गिवन देन एक्सपेक्टेड, कि आप तवक्को कर रहे थे कि आप इनपुट ज़्यादा देंगे लेकिन इनपुट्स क्या दी हैं, कम दी है। इसकी एग्जांपल यही दोबारा देख लें कि आप कह रहे थे कि मैंने फर्ज करे 2 इनपुट्स देनी थी, 2 देनी, मैंने आपको 2 की एग्जांपल दी फिलहाल, वैसे तो फॉर्म में बहुत ज़्यादा इनपुट्स होती हैं आपको पता होता है। यहाँ पे 2 की एग्जांपल से समझ लें कि यहाँ पे 2 देनी थी लेकिन मैंने कितनी दी है, 1 दी है। ठीक है, मैंने कितनी दी है, 1 दी है। तो यहाँ वो कह रहे हैं लेस नंबर ऑफ इनपुट्स देन एक्सपेक्टेड। Next, for example, a system asks to enter driving license number, then everyone cannot provide this information। मतलब हर कोई ये information provide नहीं कर सकता। और उसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है कि अगर वो 18 साल से कम एज है उसकी। ठीक है, अच्छा अब प्रॉब्लम ये आएगी, आपका सवाल हो सकता है सर जिसके 18 साल की एज ज़्यादा है या 18 साल का है और उसका नहीं बना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, तो फिर बेटा वो हमें तो नहीं पता ना किसका बना है या किसका नहीं बना, हम तो हमेशा एज से कंपेयर करेंगे, कंप्यूटर को तो नहीं पता ना। तो इसलिए हमें अपना जो एल्गोरिथम है वो इस लिहाज से बनाना है कि एज से हमेशा कंपैरिजन हो। ठीक है, वो हम और से बहुत से सोल्यूशन सोच सकते हैं कि आप उसको क्या लॉजिक लगाएं कि वो अगर 18 साल से ज़्यादा है तब उसका लाइसेंस नंबर मतलब नहीं बना अगर ड्राइविंग लाइसेंस, तब भी वो आगे सबमिट हो रहे थे, वो उसके लिए और लॉजिक्स आपको लगानी पड़ेगी। लेकिन प्रॉपर जो मेन है जर्नल हम क्या समझेंगे, एज से कंपेयर करेंगे हमेशा उसको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सिस्टम आस्क्स टू एंटर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर देन एवरीवन कैन नॉट प्रोवाइड दिस इंफॉर्मेशन। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू सी हाउ द सिस्टम रिएक्ट्स इन सच सिचुएशन। अच्छा वो कह रहा है बड़ा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है इसको देखना कि कैसे सिस्टम या कंप्यूटर रिएक्ट करेगा इस सिचुएशन में, इन हालात में। ठीक हो गया, तो ये बेटा हमने कंप्लीट कर लिया है तमाम अपना टॉपिक टाइप्स ऑफ टेस्ट डेटा, हमारा टॉपिक भी कंप्लीट हो गया 1.4। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लास्ट जो 2 टॉपिक्स हैं अपने इस चैप्टर के वो कंप्लीट करेंगे और हमारा चैप्टर थ्योरेटिकली नेक्स्ट चैप्टर में कंप्लीट हो जाएगा और उससे अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसकी एक्सरसाइज करके चैप्टर 1 कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब आ जाए शॉर्ट क्वेश्चन में क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा है इस डे के। क्वेश्चन नंबर 63, राइट डाउन द टाइप्स ऑफ टेस्ट डेटा। या आपने सिर्फ टाइप्स के नाम लिखने हैं, आप लिखेंगे टाइप्स ऑफ टेस्ट डेटा इंक्लूड, मतलब सिर्फ 5 जो है इनके सिर्फ आपने नाम लिखने हैं। ठीक है, इन हर एक का सेपरेट 5 क्वेश्चन अभी आगे मैं बताऊंगा, हर एक के सेपरेट क्वेश्चंस भी हैं विद एग्जांपल्स। ठीक है, वो हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट डू यू नो अबाउट वैलिड टेस्ट डेटा। क्या मतलब होता है वैलिड टेस्ट डेटा का, ये मैंने आपको बताया अभी सारा, बुक से आपने लिखना है। बुक का पेज नंबर मैं आपको बता रहा हूँ 25 है, यहाँ पे जितना उसने बुक में लिखा हुआ है पूरा पैराग्राफ आपने पूरा लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट डू यू नो अबाउट इनवैलिड टेस्ट डेटा। यहाँ भी बेटा आपने इसी तरह इनवैलिड टेस्ट डेटा पूरा लिखना है जो बुक में लिखा हुआ है उसने। ठीक है, ये आएगा इम्प्रॉपर तक, पेज नंबर 26 फर्स्ट वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर बाउंड्री टेस्ट डेटा वैल्यूज। ये भी आपने सेम बुक से लिखना है, जो आपकी 2 लाइन्स बनती हैं ऑलमोस्ट, ये वो आपने लिख देनी है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट आर
रॉन्ग डेटा फॉर्मेट्स। क्वेश्चन नंबर 67 है ये, व्हाट आर रॉन्ग डेटा फॉर्मेट्स। ठीक है, इसका आंसर भी यही जो उसने यहाँ बुक में लिखा हुआ है उसी तरह आपने लिखना है, जितना है बुक में उतना ही लिखना है आपने। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज एब्सेंट डेटा। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। इसका आंसर बेटा थोड़ा सा मैंने कम किया हुआ है नोट्स में, जो 9th क्लास के, आप भी थोड़ा सा कम कर ले। आप यहाँ से स्टार्ट करें इसका आंसर, इफ लेस नंबर ऑफ इनपुट्स। ठीक है, इफ लेस नंबर ऑफ इनपुट्स, मैं पढ़ रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके या स्लो करके देख लीजिएगा। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन जो मैंने नोट्स में इनको लिखवाया है 9th क्लास को, प्री 9th क्लास वाले आप इसी तरह लिख लीजिएगा, या वैसे बुक से ही है, बस थोड़ा सा बुक में मैंने कुछ चीज़ें कम लिखवाई हैं। ठीक है, वो आप देख लीजिएगा अभी। इफ लेस नंबर ऑफ इनपुट्स आर गिवन देन एक्सपेक्टेड, देन दिस इज कॉल्ड एब्सेंट डेटा। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ सिस्टम आस्क्स टू एंटर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, then everyone cannot provide this information. It is important to see how the system reacts in such situations. बुक की वर्डिंग है, थोड़ा सा मैंने कम किया बुक की वर्डिंग। ठीक है, तो आप ये देख लीजिएगा, मैंने आपको बोल भी दिया और आप बुक से भी कंपेयर कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन नंबर 68 तक हमारे नोट्स का काम भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे स्कूल के दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। आज का लेक्चर हम इधर ही कंप्लीट करते हैं। अल्लाह हाफिज़।